ओबीसी के अंदर जाति चेतना बहुत ज्यादा है और आरएसएस ने उसी जाति चेतना को भक्ष्य बनाया। ओबीसी में जाति चेतना है। जब ओबीसी में जाति चेतना है तो आरएसएस ने प्लान बनाया इस जाति चेतना को अगर मुलायम कैश करता है, लालू कैश करता है, नीतीश कैश करता है, हम क्यों ना करें। तो उन्होंने उस ओबीसी को ऑल इंडिया में प्रधानमंत्री के नाम पर प्रोजेक्ट किया। प्रोजेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, ये भारत के संसदीय इतिहास में पहली बार चुनाव के पहले किसी ओबीसी को नेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना, ये ऑल इंडिया के अंदर जो ओबीसी के अंदर जो जाति चेतना पैदा हुई थी, उस जाति चेतना को ओबीसी के नाम पर बीजेपी के समर्थन में और नरेंद्र मोदी के समर्थन में खड़े करने का, नरेंद्र मोदी के नाम पर ओबीसी जाति चेतना के नाम पर वोट देगा, मगर वो बीजेपी के अकाउंट में जमा हो। वो भी नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देगा, मगर अकाउंट होगा बीजेपी का, बीजेपी के अकाउंट में जमा होगा। और एक बार बीजेपी के अकाउंट में जमा होने के बाद में 5 साल तक कोई ओबीसी चाहे कुछ भी कर ले, कुछ नहीं कर पाएगा। उससे जो ताकत एम्पावर हो गई बीजेपी को, जो ताकत मिल गई, उस ताकत का उपयोग वो ओबीसी के विरोध में करेगा। ये शुरू हो गया है और इसका कारण ये है कि ओबीसी के अंदर जाति चेतना है और जाति चेतना ब्राह्मणवाद का भक्ष बनती है, बन गई, पक्ष बनती है और बन गई। और इस यही वजह है कि नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट ने एफिडेविट दाखिल किया कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती का केंद्र सरकार विरोध करती है। हो गया, ओबीसी ने ओबीसी के नाम पर नरेंद्र मोदी को वोट दिया, ब्राह्मणों ने इस पत्ते को खेला और ओबीसी की जाति चेतना का इस्तेमाल किया। लालू ने रीजनल लेवल पर करने का प्लान बनाया था, मुलायम ने बनाया था, नीतीश ने बनाया था, जो भी रीजनल लेवल पर जाति चेतना पैदा कर रहे थे, वो जाति चेतना अपने ही दांव में उलझ कर फेल हो गए। फिर उसके ऊपर उन्होंने ईवीएम का चक्कर चलाया, जो थोड़ा बहुत कमी रहती है उस कमी की भरपाई ईवीएम के द्वारा करवा दी। मान लो कि 2% वोटों के स्विंग से 40 या 50 सीटें अगर मान लो बीजेपी जीतती है, अभी 282 है, अगर 2% वोट अगर मान लो ईवीएम में गड़बड़ी करके 2% वोट इधर उधर कर दिया, मान लो थोड़ी देर के लिए, और इससे अगर 50 सीटों का अगर फर्क हो गया तो 282 में 50 सीटें माइनस करो। 50 सीटें माइनस करने के बाद में ये सीटें होती है 230। अब 230 सीटें होने से बहुमत से बहुत नीचे खिसक जाता है। 2% वोटों का स्विंग ये ईवीएम के द्वारा गड़बड़ी करवा के हासिल किया जा सकता है। ज्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा करने से डाउट क्रिएट होता है। इतना करना पड़ता है कि जिससे लोगों के मन में डाउट पैदा नहीं होना चाहिए। मतलब गड़बड़ी करने वाले लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज्यादा गड़बड़ी नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये जाति चेतना ने, ओबीसी की जाति चेतना ने ओबीसी को ही नहीं, भारत के समस्त मूल निवासियों को संकट में डाल दिया। मराठीमध्ये भारत प्रतिक्रांतीच्या उंबरठ्यावर ओबीसी की जाति चेतना ने भारत को प्रतिक्रांति के एकदम किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया। इतना बड़ा खतरा दरपेश हो गया है, हमारे सामने खड़ा हो गया, जिंदा खड़ा हो गया, बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया। अब इसके लिए क्या किया जाए?
2014 के लोकसभा के चुनाव के पहले शायद आप लोगों को याद होगा कि हमारे मित्र लोगों के द्वारा इसको काउंटर करने के लिए हमने ओबीसी के एक आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव किया। तो आपको ये कोई सामान्य स्ट्रेटेजी का मामला नहीं था, ये बहुत बड़े स्ट्रेटेजी का मामला था और ये केवल हमारे लेवल पर ही काउंटर हो रहा था और किसी के लेवल पर काउंटर नहीं हो रहा। इसलिए भविष्य में यदि ब्राह्मण प्रतिक्रांति करने के लिए ओबीसी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए सामने कर सकते हैं, तो देश में क्रांति करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए वामसेव को, भारत मुक्ति मोर्चा को पहल करना चाहिए कि परिवर्तन करने के लिए ओबीसी को इस काम के लिए तैयार किया जाए। इस काम के लिए तैयार करने का बहुत बड़ा नेशनल एजेंडा 2014 से लेकर 2024 तक ये जो रोड मैप है कि ओबीसी को भारत में क्रांति करने का नेतृत्व देना होगा, ऐसा करना हो। ओबीसी वर्स्ट विक्टिम्स ऑफ द सोशल सिस्टम नहीं, इसलिए वो क्रांति का नेतृत्व करने के लिए राजी होगा या नहीं होगा, ये सवाल है। क्योंकि ओबीसी वर्स्ट विक्टिम्स ऑफ द सोशल सिस्टम नहीं, वर्स्ट विक्टिम्स ऑफ द सोशल सिस्टम शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, नोमैडिक ट्राइब है, ये वर्स्ट विक्टिम्स ऑफ द सोशल सिस्टम। एंड दोज हु आर वर्स्ट विक्टिम्स ऑफ द सोशल सिस्टम, वो व्यवस्था के विरोध में उछलकर सामने आता है, वो नेतृत्व करने की स्थिति में होता है या नेतृत्व करने के लिए जो त्याग, समर्पण, बलिदान जो चाहिए, सारी की सारी चीजें करने के लिए तैयार होता है। स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है। ये एक पेच है इस सारी परिस्थिति में और इसलिए इस पेच का समाधान निकालना होगा और इस पेच का समाधान अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो आने वाले 2024 तक हम लोग इस प्रतिक्रांति की स्थिति को बदलने के लिए, परिवर्तनकारी स्थिति में बदलने के लिए हम लोग अपने आंदोलन को, अपने संगठन को तैयार कर सकते हैं। इसको ध्यान रखना होगा, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को काम करना होगा, इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। और अगर हम इस पर ध्यान रख के कॉन्शियसली काम करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले एक काम ये करना होगा कि समाज में काम करते वक्त अदर बैकवर्ड क्लासेस के एरिया में कॉन्शियसली काम करना। पहली बात कॉन्शियसली काम करना, दूसरी बात कॉन्सेंट्रेशन से काम करना। पहली बात कॉन्शियसली यानी भावनात्मक दृष्टि से काम नहीं करने का, विचार पूर्वक काम करने का, कॉन्शियसली काम करने का। वामन मेश्राम ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने कहा इसलिए हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं, कॉन्शियसली विचार पूर्वक काम करने का। दूसरा कॉन्सेंट्रेशन में काम करने का, कॉन्शियसली कॉन्सेंट्रेशन से काम करने का। कॉन्सेंट्रेशन से सफलता मिलती है, कॉन्सेंट्रेशन से हम अपनी ऊर्जा को एकाग्र कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन से हमारी ऊर्जा एकाग्र होती है और जब ऊर्जा एकाग्र होती है तो सफलता मिलती है। तो कॉन्सेंट्रेशन करना होगा। और तीसरा काम कि ये जो इससे जो जागृति पैदा होगी, इस जागृति को समेटने के लिए ओबीसी के अंदर नेतृत्व निर्माण करना होगा। तो कॉन्शियसली काम करना होगा हमको, फिर कॉन्सेंट्रेशन करना होगा और इससे जो जागृति फैलेगी इसको समेटने के लिए नेतृत्व निर्माण करना होगा। नेतृत्व गांव गली से लेकर ग्राम पंचायत में, ग्राम पंचायत से आगे ब्लॉक में, ब्लॉक से तालुका में, तालुका से जिले में, जिले से कमिश्नरी में, कमिश्नरी से स्टेट में, स्टेट से और सेंटर में। इस तरीके से हर लेवल पर लीडरशिप तैयार करना जरूरी है। अगर आप ये क्रांतिकारी परिवर्तन करना चाहते हैं
those who are worst victims of the social system, उनको इसके लिए पहल करना होगा और पहल करके ओबीसी के अंदर नेतृत्व निर्माण करना होगा। तो इस देश में ओबीसी क्रांतिकारी बदलाव के लिए, क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए सामने आ सकते हैं। ये कॉन्शियसली करना होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन के साथ ये कहा जा सकता है